बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह किताब पैसे के बारे में हमारी सोच को बदल देती है। यह सिर्फ निवेश या बचत की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि हम पैसे के बारे में क्यों वैसा सोचते हैं जैसा सोचते हैं। भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है और मेरा सपना है कि यह वीडियो 10,000 लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखाए। तो आइए इस किताब के 5 अनमोल सबक सीखें जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबक 1, लोग पैसे के बारे में पागल नहीं, उनकी कहानी अलग है। हर इंसान की पैसे के प्रति सोच उसकी जिंदगी के अनुभवों से बनती है। कोई लॉटरी टिकट खरीदता है तो कोई स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई सही है और कोई गलत। उदाहरण के लिए, अमेरिका में लोग हर साल औसतन $412, लगभग 34,000 रुपए लॉटरी टिकट पर खर्च करते हैं, जबकि 40% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि कई लोग मानते हैं कि उनकी नौकरी या स्किल्स उन्हें अमीर नहीं बना सकती। लॉटरी उनके लिए एक सपना है जो गरीबी से निकलने की उम्मीद देता है। भारत में भी कुछ लोग जोखिम भरे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, जबकि कुछ एफडी को सुरक्षित मानते हैं। यह उनकी परवरिश, शिक्षा और आर्थिक माहौल पर निर्भर करता है। अगर आप गरीब परिवार में पले हैं तो जोखिम लेना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप बूमिंग इकोनॉमी में बड़े हुए हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। टिप: दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों को जज करने से पहले उनकी कहानी समझें। सवाल: आपकी फाइनेंशियल सोच को किस अनुभव ने बनाया है? सबक 2, किस्मत और जोखिम का महत्व। किस्मत और जोखिम फाइनेंशियल सफलता के दो भाई हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन किस्मत भी बड़ा रोल निभाती है। बिल गेट्स की कहानी इसका उदाहरण है। 1968 में जब बिल गेट्स 8वीं कक्षा में थे, उनके स्कूल, लेकसाइड स्कूल, सिएटल में एक टेलीटाइप कंप्यूटर था जो उस समय पूरे अमेरिका के कॉलेजों में भी दुर्लभ था। उस स्कूल में सिर्फ 300 बच्चे थे और दुनिया भर में 300 मिलियन बच्चों में से केवल इन्हीं को कंप्यूटर एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ प्रोग्रामिंग सीखी और माइक्रोसॉफ्ट बनाया। अगर उनके स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। भारत में अगर आप 90 के दशक में पैदा हुए, जब इकॉनमी खुल रही थी, तो आपके पास आईटी या स्टार्टअप में मौके थे। लेकिन अगर आप 70 के दशक में बड़े हुए तो आप सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि हमें अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए और असफलता में खुद को कोसना नहीं चाहिए। टिप: हर मौके का फायदा उठाएं, लेकिन किस्मत के रोल को स्वीकार करें। सवाल: आपके जीवन में किस्मत ने कब आपका साथ दिया? सबक 3, कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग वह जादू है जो छोटे निवेश को करोड़ों में बदल सकता है। रोनाल्ड रीड, एक सफाई कर्मचारी, इसका जीता जागता उदाहरण है। रोनाल्ड ने 25 साल तक पेट्रोल पंप पर काम किया और 17 साल जेसी पेनी में फ्लोर क्लीनर रहे। 2014 में उनके निधन के बाद पता चला कि उनके बैंक में $8 मिलियन, लगभग 58 करोड़ रुपए थे। उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे टाटा, HDFC बैंक या अमेरिका में कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में निवेश किया और दशकों तक उसे बढ़ने दिया। ब्लू चिप कंपनियां वे होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा और रेपुटेशन मजबूत होता है। दूसरी ओर, वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया। उनकी नेटवर्थ आज $124.6 बिलियन है, जिसमें से 81.5 बिलियन उन्होंने 60 की उम्र के बाद कमाए। लेकिन जिम सिमंस, जिनका सालाना रिटर्न 66% था, बफेट के 22% की तुलना में केवल 23.6 बिलियन की नेटवर्थ बना पाए, क्योंकि उन्होंने 50 की उम्र में निवेश शुरू किया। भारत में अगर आप 25 की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए सिप में डालें, 8% सालाना रिटर्न पर 60 साल की उम्र तक यह 1.5 करोड़ हो सकता है। टिप: जल्दी शुरू करें और धैर्य रखें। सवाल: आप कंपाउंडिंग का फायदा कैसे उठा सकते हैं? सबक 4, पर्याप्त धन न होने का खतरा। ज्यादा पैसा न होना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह लालच को जन्म देता है। रजत गुप्ता की कहानी इसका सबूत है। कोलकाता के एक अनाथालय में पले बड़े रजत ने IIT और हार्वर्ड से पढ़ाई की। 40 की उम्र में वे मैकिन्से के CEO बने। उनकी नेटवर्थ 2008 में $300 मिलियन थी और वे बिल गेट्स के साथ चैरिटी में काम करते थे। लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में
जब वॉरेन बफेट ने गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन निवेश करने का फैसला किया, रजत को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में यह खबर पहले पता थी। उन्होंने अपने दोस्त राज रजरत्नम को फोन कर यह जानकारी दी। राज ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के शेयर खरीदे और $3 मिलियन का मुनाफा कमाया। इस इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए रजत को जेल हुई और उनका करियर और रेपुटेशन बर्बाद हो गया। भारत में कई लोग शॉर्टकट्स जैसे क्रिप्टो स्कैम्स में फंस जाते। हाउसल कहते हैं कि संतुष्टि सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है। अगर आप हमेशा और चाहेंगे तो कभी खुश नहीं होंगे। टिप: अपनी जरूरतों को सीमित करें और संतुष्टि पर ध्यान दें। सवाल: आप काफी की परिभाषा कैसे करेंगे? सबक 5: अमीर बनना आसान, अमीर रहना मुश्किल। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना और भी कठिन। जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मन्स्की की कहानियां इसका उदाहरण हैं। लिवरमोर 1929 के मार्केट क्रैश से पहले अपने शेयर बेचकर $3 बिलियन कमाए और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने फिर से सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और 1933 में सब गंवा दिया। हताशा में उन्होंने आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर जर्मन्स्की, एक रियल एस्टेट डेवलपर, ने 1929 के क्रैश में सब खो दिया और आत्महत्या कर ली। भारत में कई स्टार्टअप फाउंडर्स बूम के दौरान करोड़पति बनते हैं, लेकिन मार्केट डाउन होने पर कंगाल हो जाते हैं। हाउसल कहते हैं कि पैसा सर्वाइवल है। अमीर रहने के लिए रिस्क कम करें, नेगेटिव माइंडसेट रखें और कंपाउंडिंग के लिए समय दें। 3 टिप्स: 1. ज्यादा रिटर्न की बजाय फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर ध्यान दें। 2. प्लान करें, लेकिन अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। 3. आशावादी रहें, लेकिन नुकसान के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर साल 10% रिटर्न की उम्मीद करते हैं, लेकिन 5% मिले तो भी खुश रहें। सवाल: आप अपनी वेल्थ को कैसे बनाए रख सकते हैं? दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि पैसे और जिंदगी को समझने का एक नजरिया है। यह हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हमारी सोच, अनुभव और धैर्य का परिणाम है। भारत में जहां फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, यह किताब एक गाइड है। मेरी सलाह है, इसे जरूर पढ़ें।